हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स डिसिप्लिन एंड पनिश। पुराने समय में जेल में अपराधियों को किस तरह सज़ा दी जाती थी, इस बुक में हम यही जानेंगे, जिसको लिखा है मिशेल फौकॉल्ट ने। हेलो दोस्तों, डिसिप्लिन एंड पनिश बुक समरी में हम सज़ा और अनुशासन के इतिहास के बारे में जानेंगे। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह हम पुराने ज़माने में अपराधियों को सज़ा देते थे और कैसे उसमें बदलाव आए। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि अलग अलग संस्थाओं में अनुशासन को बनाए रखने के लिए किन किन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यह बुक समरी किसके लिए है? वे जो इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं, वे जो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से जेल का जन्म हुआ था, वे जो पुराने समय के अनुशासन और सज़ा को देने वाली प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। इतिहास की मदद से हम ये जान पाते हैं कि हम आज जो कर रहे हैं उसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी। आज के वक्त में हम बहुत सारे नियमों के हिसाब से रहते हैं और इन्हीं नियमों की वजह से समाज में काफ़ी शांति है। अगर कोई नियम नहीं मानता तो हम उसे सज़ा देते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई अनुशासन में रहे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सज़ा देने वाले के सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे हमने समाज में अनुशासन को लागू किया था? यह किताब हमें इन सवालों का जवाब देती है। यह किताब हमें बताती है कि पहले के वक्त में हम किस तरह से अपराधियों को सज़ा देते थे। सज़ा देने की प्रक्रिया में समय के साथ किस तरह से नए बदलाव आए। जेलों में अनुशासन पैदा करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। 19वीं सदी से सज़ा देने के तरीके में बहुत से बदलाव आए। 2 मार्च 1757 में रॉबर्ट फैक्सकॉइस डेमिज ने फ्रांस के राजा लुईस 15 को सबके सामने मारने की कोशिश की। इस वजह से उसे घोड़ा से बांधकर तब तक खींचे जाने की सज़ा दी गई जब तक उसके हाथ पांव उसके शरीर से अलग न हो जाएं। लेकिन जब वे अलग नहीं हुए तो उसे सज़ा देने वाले ने अपने चाकू निकालकर डेमिस को बीच में से काट दिया। लेकिन इस तरह की भयानक सज़ा इसके बाद किसी को नहीं दी गई। 18वीं शताब्दी के बाद सज़ा देने का काम सबके सामने न करके बंद कमरों में किए जाने लगा। इस घटना के कुछ सालों के बाद सज़ा देने के नए नियम बनाए गए, जैसे लियोन फ्राउंसर का नियम। इसके हिसाब से कैदियों का दिन 5 बजे शुरू होगा और उन्हें ढोल पीट कर उठाया जाएगा। 6 बजे से पहले उन्हें काम पर लगा दिया जाएगा और 10 बजे खाना दिया जाएगा। इसके बाद 11 बजे से उन्हें पढ़ाया जाएगा और फिर से शाम को 7 बजे काम कराया जाएगा। इसके बाद रात में उन्हें उनके कमरे में बंद कर दिया जाएगा। इस तरह के नियम हमें यह दिखाते हैं कि लोगों में अब इंसानियत आ रही है और वे सज़ा देने के तरीके बदल रहे हैं। इससे पहले सज़ा के नाम पर लोगों को मारा जाता था, लेकिन अब उन्हें कैद करके रखा जाता है, जिससे उनकी आत्मा को तकलीफ़ होती है। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा करके हम हिंसा को कम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन लेखक का मानना है कि ऐसा करने के पीछे की वजह कुछ और ही है और अब सज़ा देने वाले अपराधियों के शरीर को तकलीफ़ देने के बारे में नहीं सोचते। वे अब उनके दिल, दिमाग और विचारों को सज़ा दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को इंस्टेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। 18वीं शताब्दी में लोगों को टॉर्चर करना बहुत ज़रूरी समझा जाता था। सरकारों ने 18वीं शताब्दी के बाद से अपराधियों को कड़ी सज़ा देना बंद कर दिया। लेकिन यह बदलाव अचानक से नहीं आया, बल्कि इसके पीछे बहुत से कदम लिए गए थे। उस समय अपराधियों को बहुत टॉर्चर किया जाता था ताकि सरकारें उनसे जानकारी निकाल सकें। लेकिन फिलासफरों का मानना था कि टॉर्चर करना बुरी समय की हैवानियत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय टॉर्चर को गलत नज़र से नहीं देखा जाता था। उस समय लोगों को सिर्फ सज़ा देने के लिए उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाता था। इसका इस्तेमाल जासूसों से जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता था। ऐसे हालातों में अगर जासूस यह कबूल कर ले कि वह किसके लिए काम कर रहा है या वह क्यों जासूसी कर रहा था, तो किसी दूसरे सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दूसरे शब्दों में, टॉर्चर को सच की खोज
करने का एक जरिया माना जाता था। लेकिन बाद में सरकार जानकारी निकलवाने के नाम पर उन जासूसों को सज़ा भी देने लगी। इस तरह से टॉर्चर करना सज़ा देने का भी एक हिस्सा बन गया और जानकारी निकलवाने का भी। साथ ही इसका इस्तेमाल लोगों को काबू करने के लिए भी किया जाने लगा। जब भी कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता था या कोई अपराध करता था तो इसे सत्ता को चुनौती देना समझा जाता था। इसलिए उन लोगों को टॉर्चर करके सभी लोगों को यह दिखाया जाता था कि सत्ता को चुनौती देने का क्या अंजाम था। इस बीच वे अपराधियों को जान से मारने का हुक्म भी दे सकते थे, जिससे लोगों के अंदर उनका खौफ बस जाए। तो इस तरह से शुरुआत में टॉर्चर का इस्तेमाल सिर्फ सच की खोज करने के लिए किया जा सकता, लेकिन बाद में सरकारें खुलेआम लोगों को सज़ा देने लगी तो इसका इस्तेमाल सत्ता को बनाए रखने के काम के लिए भी किया जाने लगा। समय के साथ सरकारें अपराधियों को सज़ा देने के बजाय यह पता करने लगी कि उन्होंने अपराध क्यों किया। आम जनता कठोर सज़ा देने के नियम से बहुत परेशान थी। लोग अब मांग रहे थे कि सज़ा देने के कुछ दूसरे तरीके निकाले जाएं। सरकारें इस मांग को अब दबा नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने कठोर सज़ा देने के बजाय दूसरे तरीके अपनाए। अब लोग सज़ा को नापने लगे कि हम लोगों को किस हद तक सज़ा दे सकते हैं। हमने पूछताछ करने के नए तरीके निकाले। इससे पहले हम सिर्फ यह देखते कि अपराधी ने अपराध किया है या नहीं और फिर उसे सज़ा देते थे, लेकिन अब हम यह देखने लगे कि उसने अपराध क्यों किया। नए सज़ा देने के तरीके में हम सबसे पहले यह पता लगाते थे कि अपराधी ने किसी की भी हत्या की है तो वह खुद को बचाने के लिए की है, बदला लेने के लिए किया है या पागलपन में आकर किया है। इसके बाद हम यह फैसला करते थे कि उसे पागल खाने में भेजना है, सज़ा देना है या छोड़ देना है। यह पता लगाने के लिए हम अब साइकोलॉजिस्ट और साइकिलिस्ट का इस्तेमाल करने लगे। सज़ा देने की प्रक्रिया अब साइंटिफिक हो गई थी। अब गद्दी पर बैठने वाला एक व्यक्ति फैसला नहीं कर सकता, बल्कि कुछ लोग साथ मिलकर फैसला करते थे, जिसकी वजह से ताकत बट गई। सज़ा देने का काम अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता। सजा ही लोग अब अपराध को समाज के खिलाफ किए गए एक काम की नज़र से देखते हैं, न कि सत्ता को चुनौती देने वाले काम की नज़र से। अपराध करना समाज पर एक जुल्म करना माना जाने लगा और सज़ा का काम था लोगों को इसे करने से रोका। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अनुशासन रखने के तरीकों में बहुत बदलाव आए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अनुशासन के मायने बदलने लगे। इस समय में कैदियों को समाज के हिसाब से रहना नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि उन पर दबाव डालकर उन्हें इस्तेमाल करके उन्हें बदला और सुधारा जाता था। इस नए अनुशासन को लागू करने के लिए 4 पहलुओं को अपनाया गया। सबसे पहला, लोगों को अलग अलग रखा जाने लगा। कैदियों को अब कैद में अलग अलग कमरे दिए गए, वे एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद उनके काम करने के लिए टाइम टेबल बनाया गया। उन्हें हर दिन एक ही तरह से काम करना सिखाया गया। साथ ही वे उन्हें धर्म का ज्ञान भी देने लगे। वे उन्हें समय और अनुशासन के बारे में पढ़ाने लगे। तीसरा यह कि उन्हें अलग अलग काम करने के लिए दिया जाने लगा और उनके लिए अलग अलग रैक बनाए गए। अगर किसी अपराधी को अगले रैक पर जाना है तो उसे सारे नियमों को मानते हुए अपना काम पूरा करना होगा। उन्हें करने के लिए अलग अलग काम दिए जाते थे। इसमें से एक काम पढ़ने का था। वह बहुत सख्त ट्रेनिंग और एग्ज़ाम के ज़रिए पास किए जाते थे। इस तरह से उनसे एक पूरी संस्था की तरह काम करवाया जाने लगा। अंत में अनुशासन का काम सिर्फ यह तय करना नहीं था कि एक व्यक्ति किस तरह से रहेगा और काम करेगा। इसका काम यह भी तय करना था कि वह सारे लोग एक साथ मिलकर किस तरह से काम करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय यह आइडिया अपनाया गया था। इसमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग पोजीशन पर रखकर काम करवाया जाता था, जिससे एक इंडस्ट्री अच्छे से चल सके। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का अच्छे से काम करना मायने नहीं रखता था, बल्कि सबका एक साथ मिलकर काम करना मायने रखता था। जेलों में भी कुछ इस तरह का अनुशासन अपनाया गया। लोगों को उनकी सही जगह पर रखा जाता था
और उसके हिसाब से उनसे काम करवाया जाता था। अनुशासन को बनाए रखने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। समय के साथ जब अनुशासन को लागू किया जाने लगा तो इसके लिए हम 3 तरीकों का अपनाने लगे। इसका इस्तेमाल सिर्फ जेलों में ना करके अस्पताल और दूसरी संस्थाओं में भी किया जाने लगा। इसमें सबसे पहला तरीका था हेरिकल अवसर्सन। इसका मतलब है अनुशासन को बनाए रखने के लिए लोगों के ऊपर नज़र रखने का काम किया जाने लगा। सेनाओं में इसका इस्तेमाल बहुत पहले से किया जाता था। यहाँ पर वे लोग परफेक्ट कैंप का इस्तेमाल करते थे। इस कैंप का हर एक व्यक्ति दूसरे पर नज़र रखता था। अगर कोई भी नियमों को तोड़ता था तो उसके बगल वाला व्यक्ति उसकी शिकायत करता था। इस तरीके को लागू करने के लिए लोग बिल्डिंग को अलग तरीके से डिज़ाइन करने लगे। वे अब कमरों को इस तरह से बनाते थे जिससे अंदर के व्यक्ति सारी हरकतें बाहर से दिखाई दें। अलग अलग पोजीशन पर रहने वाले लोगों को अलग अलग जगह पर कमरा दिया जाता था। एक कैप्टन को उस जगह पर कमरा दिया जाता था जहां वे हर किसी के कमरे में देख सके कि कौन क्या कर रहा है। समय के साथ इसका इस्तेमाल अस्पतालों और दूसरी बिल्डिंग्स में भी किया जाने लगा। बिल्डिंग की बनावट अब अनुशासन का एक अहम हिस्सा बन गई। पेरिस का एक्रोल बिल्डिंग इस तरह की व्यवस्था को दिखाता है। यहाँ पर कमरों को एक लाइन से लगाया गया था और कुछ कमरों के बाद ऑफिस का एक रूम पड़ता था। हम कमरों के सामने एक खिड़की लगी थी जिससे अंदर क्या हो रहा है यह बाहर से देखा जा सके। अपराधियों की आज़ादी छीनने के लिए जेल बनाए गए जहाँ पर उन्हें सुधारने का काम किया जाता था। आज के वक्त में लोगों को अपराध करने के लिए जेल में बंद करना बहुत आम बात लगती है, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लोगों को सज़ा देने के नाम पर कैद करना सज़ा देने का बहुत नया तरीका था। ऐसा करने के बहुत से फ़ायदे भी थे। इसमें सबसे पहले अपराधी की आज़ादी छीन ली जाती थी। इस तरह से हम लोगों को बताते कि आज़ाद रहने का हक सिर्फ उन लोगों को है जो समाज के नियमों को मानते हैं। जो इसे नहीं मानते उन्हें समाज में आज़ाद घूमने का कोई हक नहीं है। अगर किसी ने बड़ा जुर्म किया है तो हम उसे लंबे समय तक कैद कर सकते हैं और छोटे अपराध करने वालों को कम समय तक। इस तरह से यह एक अच्छी सज़ा है क्योंकि यह हर तरह के अपराध के लिए अपनाई जा सकती है। साथ ही जेलों में कैदियों से काम करवाया जाता है, लेकिन लेखक को इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आती। जेल में हम कैदियों से काम करवाते हैं, उसका हमारे देश की इकोनॉमी पर कोई खास असर नहीं पड़ता और न ही कैदी कुछ सीखते हैं। उनसे बस जानवरों की तरह काम करवाया जाता है जिसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो फिर ऐसा में उनमें और सड़क पर काम करने वाले एक मज़दूर में अंतर क्या है? बेहतर होगा कि हम उन्हें कुछ ऐसा काम सिखाएं जिससे जेल से निकलने के बाद वे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अब हम लास्ट में अगर इस बुक के कंक्लूजन यानी निचोड़ की बात करें तो पहले के वक्त में अपराध करने को सत्ता को चुनौती देना समझा जाता था, इसलिए सरकारें अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपराधियों को कड़ी सज़ा देती थी। लेकिन बाद में लोग अपराध को समाज के खिलाफ किए गए जुल्म की तरह देखने लगे और सज़ा देने के तरीक़े में बहुत से बदलाव आए। जेलों में और दूसरी संस्थाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए हमने बहुत से तरीके अपनाए और साथ ही हमें यह बात पता लगी कि जब लोगों पर नज़र रखी जाती है तो वे बेहतर तरीके से बर्ताव करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि डिसिप्लिन एंड पनिश बुक की समरी आपको पसंद आई होगी और यह जानकर आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि पुराने ज़माने में किस तरह की सज़ा दी जाती थी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको इस बुक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है तो इंस्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।